नमस्कार। सोचिए, एक महाराजा है। उसका राज्य बहुत शक्तिशाली है, विरासत सदियों पुरानी। लेकिन बाहर इतिहास एक नई करवट ले रहा है और एक नया देश भारत जन्म ले रहा है। अब एक फैसला लेना था, आजादी या विलय। तो आज बात करेंगे बीकानेर के उस महाराजा की, जिसके एक फैसले ने हमेशा के लिए नक्शा बदल दिया। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो छुपा है इस एक दस्तावेज में। ये सिर्फ कोई सरकारी कागज नहीं है, बल्कि एक राज्य की किस्मत का फैसला है। ये हमें बताता है कि बीकानेर ने अपना भविष्य किस रास्ते पर देखा। तो चलिए इस फैसले की परतों को खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह के दौर को देखेंगे। फिर जानेंगे कि कैसे जन आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके बाद सत्ता में हुए बड़े बदलाव और एक जिम्मेदार सरकार की तरफ बढ़ते कदमों को समझेंगे। और आखिर में उस अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे जिसने सब कुछ तय कर दिया। तो पहला अध्याय, एक प्रगतिशील निरंकुश शासक। कहानी शुरू होती है महाराजा गंगा सिंह के साथ, एक ऐसा शासक जिसके दो चेहरे थे। एक चेहरा दुनिया को सुधार दिखाता था और दूसरा अपनी ही जनता के विरोध को बेरहमी से कुचल देता था। और यही उनके शासन का सबसे बड़ा विरोधाभास था। मतलब एक तरफ तो आधुनिक इमारतें बन रही हैं, विकास और प्रगति का चेहरा दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जनता की आवाज को कुचलता हुआ बूट। वो दुनिया के लिए हाईकोर्ट बना रहे थे, पर अपने ही लोगों को बुनियादी अधिकार भी देने को तैयार नहीं थे। अब आता है दूसरा अध्याय, जन आंदोलन का उदय। देखिए, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया तो होती ही है। महाराजा के दमन के जवाब में बीकानेर की गलियों और चौराहों से एक नई आवाज उठ रही थी, जनता की आवाज। इस बदलाव की मशाल को थाम रखा था प्रजामंडल ने। यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि रियासतों में आम लोगों का एक आंदोलन था। और इनकी मांगें बहुत सीधी और साफ थीं। हमें हमारे नागरिक अधिकार चाहिए और एक ऐसी सरकार चाहिए जो राजा को नहीं, जनता को जवाब दे। यहां टकराव बिल्कुल साफ था। एक तरफ प्रजामंडल बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहा था और जवाब में राज्य उन पर बीकानेर षड्यंत्र केस जैसे मुकदमे चलाकर उन्हें जेल में डाल रहा था। ये आकांक्षा और दमन के बीच की एक सीधी लड़ाई थी। लेकिन आंदोलनकारी भी काफी चतुर थे। उन्हें पता था कि बीकानेर के किले के भीतर किसी भी विरोध को फौरन कुचल दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने एक शानदार रणनीति अपनाई। 1943 में उन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, लेकिन बीकानेर में नहीं, बल्कि कलकत्ता में, महाराजा की सीधी पहुंच से बहुत दूर। तीसरा अध्याय, सत्ता का परिवर्तन। और फिर इतिहास ने एक साथ कई करवटें लीं। बीकानेर में एक युग का अंत हुआ और दूसरे की शुरुआत हुई। और ये सब ठीक उसी समय हो रहा था जब भारत की आज़ादी का सूरज उग रहा था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि बदलाव की रफ्तार कितनी तेज थी। 1944 में महाराजा गंगा सिंह की मौत हुई और शार्दुल सिंह का राज्याभिषेक हुआ। और सिर्फ 4 साल के अंदर 1947 में भारत की आज़ादी ने सत्ता के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। नए महाराजा शार्दुल सिंह ने आते ही सबको चौंका दिया। उन्होंने सुधारों की घोषणा की, जिसका वादा उनके पिता ने कभी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि एक नया दौर शुरू हो रहा है, जिसमें जनता की भागीदारी होगी और एक उत्तरदायी सरकार बनेगी। चौथा अध्याय, उत्तरदायी सरकार की ओर। अब देखिए, वादे करना एक बात है और उन्हें निभाना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि महाराजा की ये बड़े बड़े वादे हकीकत की जमीन पर कितने खरे उतरे। उन्होंने जो वादे किए वे किसी भी रियासत के लिए बहुत क्रांतिकारी थे। 2 सदनों वाली विधायिका, जनता को जवाब देने वाली सरकार और पहली बार नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार। लेकिन सबसे बड़ा वादा था भारत की संविधान सभा में बीकानेर को एक सीट देना। और ये एक इशारा था कि भविष्य किस ओर जा रहा है। लेकिन सुधार का रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। ये टाइमलाइन राजनीतिक उथल-पुथल को साफ दिखाती है। दिसंबर 1947 में संविधान समिति की घोषणा हुई। फरवरी 1948 में नई सरकार का वादा किया गया। लेकिन मार्च आते आते गठबंधन सरकार बनाने की पहली कोशिश ही बिखर गई। और ये जो असफलता थी ना, ये इस बात का प्रतीक थी कि चुनौतियां कितनी गहरी थीं। प्रजामंडल जो जनता की आवाज था और सामंती प्रतिनिधि जो पुरानी व्यवस्था के प्रतीक थे, वो एक साथ सरकार नहीं चला सके। एक राजनीतिक गतिरोध पैदा हुआ और प्रजामंडल को सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। और अब 5वां अध्याय, अंतिम निर्णय। सारी बातचीत, सारे वादे और सारी नाकामियों के बाद अब कहानी अपने अंतिम और सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची थी। महाराजा शार्दुल सिंह के सामने एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ उनका नहीं, बल्कि बीकानेर के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने वाला था। उस समय
हर रियासत के शासक के सामने यही सवाल था, क्या वे अपनी सदियों पुरानी आज़ादी बनाए रखेंगे या फिर एक बड़े नए राष्ट्र का हिस्सा बनेंगे। बीकानेर का भविष्य इसी एक सवाल पर टिका हुआ था। तो महाराजा शार्दुल सिंह ने हवा का रुख पहचान लिया था। वो समझ गए थे कि अब इन अलग-थलग रियासतों का दौर खत्म हो रहा है और भविष्य एक संयुक्त भारत का है। इसलिए उन्होंने एक बहुत दूर की सोचते हुए फैसला लिया, बीकानेर भारत में शामिल होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे राजाओं को भी यही रास्ता अपनाने के लिए मनाया। और ये वही दस्तावेज है जिससे हमने शुरुआत की थी। ये है विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिस पर 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर हुए। इसी एक दस्तावेज ने बीकानेर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। और ये बात इस फैसले की अहमियत को और भी बढ़ा देती है। बीकानेर सिर्फ भारत में शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसने नए राष्ट्र के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई। भारत का संविधान बनाने वाली सभा में अपना प्रतिनिधि भेजना इसी सोच का सबसे बड़ा सबूत था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक शक्तिशाली महाराजा जिसके पास अपनी जमीन, अपनी सेना, अपनी सत्ता, सब कुछ था, उसने अपनी मर्जी से ये सब एक नए राष्ट्र को क्यों सौंप दिया? क्या ये उनकी दूरदर्शिता थी, या देशभक्ति, या फिर बदलते वक्त की मजबूरी? इसका जवाब शायद इन तीनों में ही कहीं छुपा है, इतिहास के पन्नों में।